everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा पॉपुलेशन. ज्योग्राफी में पॉपुलेशन कैसे आ गया, वही चीज मैं आपको इस पूरे चैप्टर में कनेक्ट करवा के बहुत अच्छे से हर एक इंपॉर्टेंट चीज की कहां से सवाल बन सकता है सब कुछ बताने वाला हूं. लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का. अभी तक आपने ज्योग्राफी में जितने चैप्टर्स पढ़े ना, उन सारे चैप्टर्स की अपेक्षाकृत ये छोटा चैप्टर है. मतलब इस चैप्टर में जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है. और मजेदार चीज, जो इस साल की लेटेस्ट बुक जो है एनसीईआरटी की, उस बुक के हिसाब से आप देखेंगे तो सिलेबस और रिड्यूस हो गया है. इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक जैसे एज कंपोजिशन हो गया, वर्किंग ग्रुप वगैरह, ये सारा जो टॉपिक्स थे वो डिलीट कर दिए गए हैं. तो चैप्टर वैसे ही अपने आप में क्या हो गया और कंसाइज हो गया है. बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपकी नजरों के सामने सभी दौड़ लगा के जाएगा. ठीक है, पकड़ के रखना उसको. आगे बढ़ते हैं. चैप्टर है पॉपुलेशन. अब पॉइंट ये आता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. हमने ज्योग्राफी में पेड़ पढ़ा, नदी पढ़ा, पहाड़ पढ़ा, जानवर पढ़े, इंसान पे भी आ गए. तो ज्योग्राफी क्या है? तो जैसे अगर आप देखेंगे, आपको एक चीज बताऊं तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं. हमने फिजिकल ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट देखा जिसमें हमने वही पहाड़, नदी और ये सारी चीजें देखी. हमने फ्लोरा एंड फौना वाला कॉन्सेप्ट देखा. हमने क्लाइमेट को भी समझा. वैसे ही ज्योग्राफी का एक एस्पेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी भी होता है. ठीक है, तो ज्योग्राफी में पॉपुलेशन आते देख ऐसा मत सोचना कि सर ये चैप्टर तो कहीं इकोनॉमिक्स में होना चाहिए था या सिविक्स में होना चाहिए था. क्योंकि एक गाना सुना हमने, वो एक रॉकस्टार मूवी का, क्या कि मैं भी हूं नेचर, ओ नेचर के रक्षक, ऐसा कुछ लिरिक्स शायद आगे पीछे हो गया. आई एम वेरी बैड एट इट. ठीक है, तो जैसे वही कि हम भी तो नेचर का पार्ट है ना. तो ज्योग्राफी में हम नेचर को जब समझ रहे हैं तो वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ नेचर. तो ज्योग्राफी में पॉपुलेशन आता है, समझ में आया? ज्योग्राफी में पॉपुलेशन आता है. ठीक है, अब रिलेशन क्या है, ज्योग्राफी में पॉपुलेशन कैसे आता है? तो आपको यह समझना होगा कि एक ज्योग्राफी की स्ट्रीम है जिसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, जहां पे ह्यूमन बींग्स को एज ए पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम पढ़ा जाता है. ह्यूमन बींग्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं चीजों को. क्यों? आप अगर 11th में ज्योग्राफी लोगे तो आप एक बड़ा बहुत अच्छा एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी वो एक स्टेज है, और उस स्टेज के ऊपर आके डांस करने का काम किसका है? ह्यूमन बींग्स का है. पॉइंट बीइंग कि ह्यूमन बींग्स हैं वो इस ज्योग्राफी के साथ इंटरैक्ट करते हैं. नदी, पेड़, पौधे, पहाड़ के साथ इंटरैक्ट करते हैं, रिसोर्सेज निकालते हैं. ठीक है, उसे मॉडिफाई करते हैं, उसे यूज करते हैं. तो उस सेंस में ह्यूमन ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. और उस ह्यूमन ज्योग्राफी को अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना होगा कि पीपल इंटरैक्ट विथ रिसोर्सेज, क्रिएट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. क्या? पीपल देमसेल्फ आर रिसोर्स विथ वेरिंग क्वालिटीज. अगर कहीं पे मिनरल्स हैं तो वो मिनरल्स किसी इस्तेमाल के नहीं होंगे अगर ह्यूमन बींग्स उन मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, और उस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है? ह्यूमन बींग्स जब इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ में, तब एक सिनर्जी, एक कह सकते हैं एक रिलेशन आपको फिजिकल ज्योग्राफी में और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है. इसी के चलते आप ज्योग्राफी का एक एस्पेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो. क्लियर हुआ? ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इज द पाइवटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज. सोशल स्टडीज को पढ़ना है, ज्योग्राफी को समझना है, तो उसमें पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करती है. गॉट इट? तो ये आपको कनेक्शन समझना होगा. सबसे पहले तो क्वेश्चन नहीं बन के आ रहा, लेकिन कनेक्शन समझना होगा. फाइन. हर चीज जैसे अगर आप देखेंगे, रिसोर्सेज की बात करोगे, कैलेमिटीज की बात करोगे, डिजास्टर की बात करोगे, तो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाले कौन है? उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाले ह्यूमन बींग्स हैं. रिसोर्सेज ज्योग्राफी के इस्तेमाल करने वाले लोग ह्यूमन बींग्स. कैलेमिटीज की बात करोगे, अर्थक्वेक आया ज्योग्राफी में अर्थ पे, लेकिन उससे इंपैक्ट किसको हो रहा है? ह्यूमन बींग्स को हो रहा है. डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, ठीक है, ऑल आर मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स. अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पॉइंट समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स जो है तो वो अपनी सराउंडिंग से अफेक्ट होते हैं, वो अपने सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. इस कंटेक्स्ट में आपको क्या देखना होगा? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बीइंग. देयरफॉर जब हर चीज मनुष्य से जाके जुड़ रही है तो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि पॉपुलेशन क्या है? सारे ह्यूमन बींग्स का जो कल्मिनेशन है. ठीक है, एक साथ जब ह्यूमन बींग्स को देखोगे आप तो क्या कहोगे? वो पॉपुलेशन. ठीक है, तो इसीलिए पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करना, पढ़ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. गॉट माय पॉइंट? फाइन. तो इसी तर्ज पे आगे बढ़े अगर, तो अब सवाल ये आ सकता है कि पॉपुलेशन को कैसे समझेंगे, पॉपुलेशन को कैसे पढ़ेंगे, पॉपुलेशन का रिकॉर्ड कैसे रखेंगे. तो यहां पे एक छोटा सा टेबल दिया आपकी बुक में. ठीक है, नीचे पिंक कलर में, वो बुक में जो
वर्ड लिखा है ना सेंसस, तो वो सेंसस शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। यहां तक अगर समझ में आया तो हमने ये देखा शुरू से कि ज्योग्राफी में ह्यूमन बींग्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए ह्यूमन बींग ज्योग्राफी को एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को एज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके लिए पॉपुलेशन को एज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल कि कैसे पढ़ेंगे, तो वो पढ़ने के लिए सेंसस कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेंसस क्या है? जनगणना। जनगणना क्या है? जनगणना मतलब कि आप इसीलिए लोगों को स्टडी करते हैं कि कितने लोग हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, किस धर्म के लोग हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हर चीज आप आपकी जनसंख्या की हर चीज पता कर लेते हो जनगणना से। उसे हम क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ही आता, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसस? डिफाइन सेंसस। तो सेंसस इज एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ऑफिशियली सरकार के द्वारा सब गणित लगाया जा रहा है, गिनती की जा रही है, डन पीरियोडिकली एंड यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल में पीरियोडिकली ये जनगणना की जाती है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। अब इससे सिर्फ ये नहीं पता लगता कि हाँ कितने लोग हैं, ठीक है, 125 लोग हैं, 200 लोग हैं, 400 लोग हैं, सिर्फ गिनती पता नहीं लगती है, उससे आपको ये पता लगता है अच्छा इसमें पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, आपको सोशल कंपोजिशन पता चल रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, अबव पॉवर्टी लाइन है। तो वो सेंसस से जब आपके घर पे कभी, आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जैसे आप देखेंगे तो जब सेंसस होते हैं तो हर 10 साल में आपके यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, पूछते हैं सब नाम क्या है, पिता का नाम, पति का नाम, बच्चे कितने हैं, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, ठीक है, आपका धर्म क्या है। तो उससे क्या हो रहा है ना, उससे आपको एक डेटा मिल जाता पूरा कि आपके देश की जनता आखिरकार कैसी है। समझ गए? आपके देश की आखिरकार जनता कैसी, वो पूरा डेटा मिल जाता है सेंसस की मदद से। सेंसस जो है तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सेंसस स्टार्ट किया था, जैसे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1872। ये ऑन रिकॉर्ड मतलब ये है, इसके पहले भी जैसे अगर आप देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, मॉडर्न एम्पायर में आप जैसे देखोगे तो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे कितनी पॉपुलेशन है, क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिख दी, हमने मान ली। तो पहला सेंसस जो है 1872 में कंडक्ट करवाया था, ये पायलट बेसिस पे था, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। कंप्लीट सेंसस जो है वो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है 1881 में हुआ था। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, हु वाज द ब्रिटिश ऑफिशियल, ठीक है, हु कंडक्टेड सेंसस इन इंडिया, ये आप गूगल होमवर्क करना, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, अगर आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का, पॉपुलेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, और वो कैसे पढ़ेंगे, तो सेंसस डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। सेंसस की मदद से आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर। तो अब हमें देखो चैप्टर में पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ पार्ट डिलीट होते गए हैं, घबराना मत, मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको नई एनसीईआरटी में लेटेस्ट है, क्योंकि पुराने लेक्चर्स तो और भी है मेरे। ये नए लेक्चर्स बनाने का ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको प्रिसाइज, कंसाइज और लेटेस्ट वो मिल जाए, क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन चैप्टर का, ठीक है। तो अब जैसे यहां देखोगे आप, तो इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स, ये वाला टॉपिक है आपका। अब पॉपुलेशन को पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ेंगे? सेंसस से पढ़ेंगे, ठीक है। सेंसस की रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया गवर्नमेंट ने, उसे क्या आउटकम निकला, उसे आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? देखें अगर हम, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ठीक है, तो एज ऑन मार्च 2011, अब 2011 के बाद में 2021 का सेंसस अभी आया नहीं है, ठीक है, कोविड वगैरह बहुत सारे कारणों से डिले हुआ है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नंबर्स में अगर हम समझें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन की क्या स्थिति है, 1210.6 मिलियन। 1, 2, 4 मिलियन छोटे मोटे नंबर नहीं है, करोड़ों में बहुत भरमार जनसंख्या है, ठीक है। तो इतना नंबर ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये ट्रिलियन में है, ठीक है। तो 1.2 ट्रिलियन पीपल, 1210.6 मिलियन पीपल, which accounts for 17.5%, 17.5। अगर देश में पूरी दुनिया में 100 लोग रह रहे होंगे तो उन 100 लोगों में से 17 लोग भारत में ही रह रहे हैं, ठीक है, ये 17.5 है, और वो भी, ठीक है, इतना कंपोजिशन पूरे वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन हमारे देश में ले रही है, ठीक है। 1.21 बिलियन पीपल आर unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer, which accounts for 2.4% of the world's area। नंबर देख के घबराना नहीं है, ये सारे नंबर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में ही, ध्यान हो तो, ठीक है। जैसे क्या है कि हमारी जो पूरा
हमारी कंट्री का पूरा एरिया है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना हमारा क्या है क्षेत्रफल है। अब ये पूरे वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड का एरिया 100% है तो वर्ल्ड के 100% एरिया में हमारे पास कितना है 2.4, ये 2.4% हमारे पास है, एरिया कम है हमारे पास 2.4% ही है, लेकिन उस 2.4% एरिया पे वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या धावा देके बैठी है। तो इसी के चलते हम क्या कहते हैं कि इंडिया में रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन है, ठीक है, इंडिया में रिसोर्सेज के ऊपर क्या है प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इतने 2.4% वर्ल्ड के एरिया पे हम 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को बिठा के रखे हैं, ठीक है। चलो आगे और देखें तो वही 2011 के सेंसस के डेटा के हिसाब से अगर आगे और बढ़ते चले, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, तो जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते चले तो क्या है कंट्री का आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल गया कि 17.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे पास है, 1210.6 मिलियन पॉपुलेशन हम नंबर्स में लेके बैठे हैं। अब अगर आगे बढ़े थोड़ा सा देश के अंदर देखें तो 2011 के सेंसस के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश अकेले में कंट्री की 16% पॉपुलेशन है। जैसे अगर हमने देख लिया, हाँ, वर्ल्ड के 100% में से 17% हमारे पास है, और हमारा जो 100% है पूरे भारत में जितने लोग हैं उनमें से 16% पॉपुलेशन कहां रह रही है, उत्तर प्रदेश में रह रही है। मतलब 199 मिलियन पॉपुलेशन साइज जो है वो कहां का है, उत्तर प्रदेश का है भाई साहब, ठीक है। यूपी इज ओपी टाइप, तो यूपी में 16% पॉपुलेशन, यूपी पॉपुलेशन वाइज कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सिक्किम जो है एक हिमालयन स्टेट, 0.6 मिलियन, 60 लाख लोग ही रह रहे हैं वहां पे, रिलेटिवली कंट्री के कम लोग हैं वहां पे। कंट्री का पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम हो गया, ठीक है। एरिया वाइज गोवा है, लेकिन गोवा क्योंकि गोवा है तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। अब आगे बढ़े अगर तो जैसे लक्षद्वीप भी हमारी क्या है, आइलैंड है, हमारे आइलैंड है, तो लक्षद्वीप में क्या है 64,429 पीपल ही रह रहे हैं। क्लियर हुआ? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट। तो ये दीज आर जस्ट फैक्ट्स, स्पीकिंग फैक्ट्स। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन मिला दोगे ना तो यूएसए से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर देते हैं हम, तो पॉपुलेशन में तो कोई पकड़ ही नहीं सकता हमें, ठीक है, वैसा सीन है। अब क्या होगा, मतलब मैं हंस के बता रहा हूं तुम्हें, बट दिस इज नॉट अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है, वी नीड टू थिंक अबाउट इट, बाकी जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स। तो जैसे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट, मात्र 5 स्टेट उठा लो। 5 स्टेट कौन कौन से उठा लो आप, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पांचों स्टेट को मिला दोगे ना तो ये पांचों स्टेट में देश की आधी जनता रहती है, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ये जो 1210.6 मिलियन पॉपुलेशन देखने को मिल रही है आपको, इसका आधा जनसंख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां रहता है, इसकी आधी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ इन 5 स्टेट्स में रहती है देश की, ठीक है। राजस्थान जो कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट है ना, बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, वहां पे आप जैसे देखेंगे तो ओनली 5.5% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स। राजस्थान में मात्र 5.5% ही जनसंख्या रह रही है पूरे 100% की, जबकि वो स्टेट एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका भी कारण है। उसका कारण बड़ा सिंपल सा ये है कि उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, राजस्थान में रिसोर्सेस, जैसे अगर आप देखेंगे एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एरिया ऐसा है कि उस मेजोरिटी एरिया में डेजर्ट एरिया है, ठीक है, अरावली के वेस्ट में। पूरा राजस्थान सूखा नहीं है भाई साहब, ठीक है, राजस्थान में पानी मिलता है, लोग पानी पीते हैं, लोग वहां नहाते हैं, वहां ऐसा नहीं है कि बूंद बूंद से तरस रहे, लेकिन राजस्थान का एक पार्ट जो है एरिया वाइज वो डेजर्ट है, तो वहां पे रिसोर्सेज का क्रंच है, इसके लिए वहां पॉपुलेशन ही नहीं है। पॉपुलेशन जैसे उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन क्यों है, अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजा आ रहा है लोगों को, वहां कारण ये है कि सिंस टाइम इमेमोरियल जब ह्यूमन बींग्स के रिमेन्स मिले हैं तब से आप देखेंगे अर्ली सिविलाइजेशंस वहां हुई है, फर्टाइल सॉइल है, पानी अबेंडेंस में है, तो दिखती बात है ये ह्यूमन नेचर की, जहां रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी वो उस तरफ कूच करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इंडिया का पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर, एक रियलिस्टिक अब कह सकते हैं डेटा समझ में आया कि अच्छा कहां कहां कैसे कैसे फैले हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कहानी होगी। अब जैसे राजस्थान में वही सवाल ये आता है कि क्यों कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी मात्र 5.5% कंट्री की पॉपुलेशन ही वहां रह रही है, तो द रीजन इज सिंपल कि वहां पर रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी। सिमिलरली वैसे जैसे अगर आप देखोगे तो डेक्कन प्लेटू वाले रीजन पे रिसोर्सेज की जहां कमी है वहां पॉपुलेशन का डेंसिटी उतना नहीं है। क्या बोला मैंने? डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। जैसे आप देखोगे केरला हो गया, नॉर्थ नदर्न प्लेन्स हो गए, यहां पॉपुलेशन ज्यादा है इन स्टेट्स में। हिमालयन माउंटेन वाले जो स्टेट्स हैं वहां पे पॉपुलेशन कम है। कारण उसका कारण बड़ा सीधा सा है,
कारण उसका बड़ा सीधा सा कि पॉपुलेशन सेटलमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। तो अभी हमने क्या देखा, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स देख लिया कि नंबर्स के टर्म्स में अच्छा 16% इधर है, 5.5% इधर है, कहां कौन से स्टेट में है, नंबर्स के टर्म्स में देख लिया। अब अगला शब्द आता है इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, साइंस का कॉन्सेप्ट है, हवा में डेंसिटी कम है, हमारा हाथ चले जा रहा है, ठीक है। अब यही मैं टेबल पे अगर हाथ मारूंगा तो टेबल पे से हाथ इधर से उधर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि टेबल की डेंसिटी ज्यादा है। साइंस पढ़े हो थोड़ा सा, ठीक है, पढ़े हो तो बेहतर समझ में आएगा। तो अब जैसे अगर हम बात करें कि ये एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये दूसरा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, मतलब 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अब अगर इस स्क्वायर किलोमीटर में 575 लोग रह रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग रह रहे हैं, 575 मतलब बहुत सारे हो गए, ठीक है। अगर इस एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि यहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और अगर वही चीज अगर आप देखेंगे कि इस एरिया में 75 लोग भी नहीं रह रहे ढंग से, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो यहां पे डेंसिटी का मतलब वही है, घनत्व, ठीक है, कि कितने डेंसली लोग पॉपुलेटेड हैं किसी एरिया पे। तो जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है उसका मतलब क्या है, सिंपल सा है, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है यानी कि वहां आपको देखने को मिल रहा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा लोग रह रहे हैं। और जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है मतलब वहां पर स्क्वायर किलोमीटर में उतने ज्यादा लोग नहीं रह रहे हैं। डेंसिटी क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। वो आप किलोमीटर भी ले सकते हो, वो आप मीटर्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, जहां ज्यादा लोग रह रहे होंगे वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां कम लोग रह रहे होंगे वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम। नंबर्स में हमने इंडिया का पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पिछली स्लाइड पे देख लिया। ये स्लाइड ऐसी की ऐसी ले लेना, मैं लेके इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे सब दे दूंगा, ठीक है। अभी समझो बस, अभी लिखने में गोदने में मत परेशान होना, ठीक है। तो इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी अगर समझे तो डेंसिटी हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी से हमें क्या समझ में आता है पता है, पॉपुलेशन डेंसिटी जब समझ में आएगी तो इट प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमें समझना होगा। जैसे हमने बताया आपको कि अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में पॉपुलेशन की डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि वहां लोग नहीं है, तो वहां एरिया जितना होगा उस एरिया के कंपैरिजन में उतने लोग नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने देखा नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी, पर स्क्वायर किलोमीटर पर यूनिट एरिया जो होगा उस हिसाब से लोग ज्यादा रह रहे होंगे। तो अब ये क्या समझ में आया कि पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं लोग ज्यादा है कहीं लोग कम है, ठीक है। तो अब अगर हम जैसे देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर वाज 382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। फाइन, पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आया। पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे अगर आप कंट्री को देखोगे तो कंट्री में आपको पता है कि कहीं लोग ज्यादा रह रहे हैं, कहीं लोग ज्यादा नहीं रह रहे हैं, कहीं लोग बिल्कुल भी नहीं रह रहे हैं, तो अनइवनली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब आप कंट्री को देखोगे तो पूरी कंट्री का एरिया निकाल के पूरी कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी कंट्री का एरिया आपको पता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन का नंबर आपको पता है कितना है कि 1210.6 मिलियन है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मैं आपसे कभी ये नहीं बोलता हूं कि बहुत नंबर याद रखो, लेकिन जहां कुछ इंपॉर्टेंट नंबर आएंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें याद रखना है। जैसे क्या हो गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया आपको ध्यान रखना होगी 382 पर्सन 2011 के सेंसस के हिसाब से, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते हैं। अब बोलोगे सर ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि अगर आप शहर में देखोगे तो शहर के एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हजारों लोग रह रहे होंगे, ठीक है। और वहीं गांव में कहीं कहीं खेत है, हजारों मतलब हजारों किलोमीटर भी कह देता हूं, हजारों किलोमीटर तक के खेत हैं, लेकिन वहां लोग बहुत कम है, ठीक है। तो यहां आप जैसे देखेंगे 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये एवरेज निकल के आया है कि एवरेज अगर पूरी कंट्री के एरिया में पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को देखा जाए तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको जनसंख्या, जनता, जनार्दन मिल जाएगी, ठीक है। वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है तो ये एरिया टू एरिया वेरी करती है। जैसे अगर आप सिर्फ बिहार के स्टेट का एरिया निकाल के बिहार की पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो आपको बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी मिलेगी, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया बड़ा है
और पॉपुलेशन भी बढ़ी है लेकिन एरिया भी बड़ा है। लेकिन बिहार में पॉपुलेशन बढ़ी है लेकिन एरिया उतना बड़ा नहीं है। तो अगर डेंसिटी वाइज देखा जाए ना तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा डेंसिटी बिहार की है, पॉपुलेशन डेंसिटी, समझे। 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी बड़ा है और वहां पॉपुलेशन भी कम है, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 17% पर स्क्वायर किलोमीटर निकल के आ गई। गॉट इट, ठीक है। स्टेट below the population density of 250% per square kilometer have rugged terrain and unfavorable climatic conditions। कंट्री का एवरेज जो है, कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी 250 से कम है वो स्टेट्स कौन से स्टेट होंगे, वहां लोग कम क्यों होंगे, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, रटना कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होगी। तो वही लिखा है कि जिन स्टेट्स में रग्ड टेरेन्स हैं, पहाड़ हैं, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहां ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टेट विद डिफरेंट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन मैप। तो जैसे अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, बुक खोलना, बुक में मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे केरला जैसा स्टेट हो गया, छोटा स्टेट है लेकिन वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश बिहार जैसी पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्यों? क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस है, लेवल ऑफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीजों पे काम है, गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। समझ में आया? तो पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें यह पता चलता है कि पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इट, अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे ना तो जैसे हम देखेंगे कि वी आर दी कंट्री क्लेमिंग टू बी दी कंट्री हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा नहीं होगी वर्ल्ड में। अगेन वही वाली केस हो जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश बिहार का कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बिहार से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि एरिया वेरी करता है। तो इंडिया का एरिया फिर भी हम वर्ल्ड का 2.4% एरिया लेके चल रहे हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे बाजू के देश को देखोगे आप, बांग्लादेश, जापान को देखोगे, जापान छोटा सा है, हमारे किसी एक स्टेट के बराबर ही होगा जापान, लेकिन उसके बावजूद भी जापान में बहुत पॉपुलेशन है। तो इस कारण से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जापान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये दो ऐसे देश थे जिनका एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंडिया से ज्यादा है। अच्छा, चाइना का डेंसिटी इंडिया से कम है, क्यों है? क्योंकि चाइना में माना कि इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन, इंडिया के बराबर ही पॉपुलेशन है, लेकिन एरिया इंडिया से ज्यादा है ना उसके पास, तो डेंसिटी जब निकाला जाता है एरिया डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो डेंसिटी चाइना की कम आती है व्हेन कंपेयर्ड विद इंडिया, ठीक है। तो ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए स्टेट्स हैविंग मोर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया, तो बांग्लादेश और जापान आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, ग्रोथ एंड मतलब हमने पॉपुलेशन का क्या देख लिया, साइज एंड कंपोजिशन देख लिया, पॉपुलेशन की डेंसिटी। एक एक शब्द ध्यान रखते चलना, सवाल ये बनते, साइज एंड कंपोजिशन इन नंबर्स आपने सारा बता दिया। हाँ, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वर्ल्ड का 17% अप्रॉक्स पॉपुलेशन हमारे पास है, जबकि वर्ल्ड के टोटल एरिया में 2.4% ही शेयर है, ये वो सारी चीजें। तो आपने साइज एंड नंबर्स देख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, किसी स्टेट में ज्यादा, किसी स्टेट में, डेंसिटी भी देख ली। अब पॉपुलेशन को हम अगले डायमेंशन से देखेंगे। वो पॉपुलेशन का अगला डायमेंशन क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो कर रही है और अच्छा, ग्रोथ और चेंज में डिफरेंस है। ग्रोथ मतलब क्या है? बढ़ना, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ने के साथ साथ आप क्या बोल रहे हो कि पॉपुलेशन उतनी ही है, लेकिन वो गांव से शहर में चले गए, तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन मतलब जैसे आप देखेंगे तो वो पॉपुलेशन चेंज के एस्पेक्ट में आ जाएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, इनके क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हर चीज क्या करेंगे, वो हर चीज हम यहां पे अब एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ डायनामिक फिनोमिनन, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ एक डायनामिक फिनोमिनन है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि चीजें एकदम सीधी सीधी नहीं चलती है। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको ये देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको देखने को मिलता है कि मल्टीपल एस्पेक्ट से जो चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सिर्फ एक ऐसा नहीं कि हाँ बस बढ़ रही है जनसंख्या, उसमें एब्सोल्यूट नंबर वाली चीज होती है, परसेंटेज वाली चीज होती है, वो सब समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ दी प्रोसेसेस। एंड व्हाट आर दोस प्रोसेसेस? पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है बर्थ पे, डेथ पे और माइग्रेशन पे। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन तीनों शब्दों को अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली ये है कि चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले कहीं पे 100 लोग रह रहे थे, फिर क्या हुआ, 4 लोग पैदा हो गए। बर्थ मतलब पैदा होना ही होता है, तो अब वहां जनसंख्या कितनी हो गई? 104, बधाई हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सिंपल मैथ बता रहा हूं कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है।
ठीक है, इट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जब नंबर, अच्छा पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। 100 लोग रह रहे थे, लड़ाई छिड़ गई, ठीक है, और लड़ाई छिड़ जाने के बाद में क्या 4 लोगों की डेथ हो गई, अब 96 ही रह गए, तो चेंज नेगेटिव भी होता है। लेकिन पॉपुलेशन ऐसा है कि नहीं, नेगेटिव तो जाना ही नहीं है, पॉजिटिविटी इतनी भरी हुई है पॉपुलेशन में कि वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, हमेशा बढ़ती ही रहती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। ये दोनों तरीकों को समझ लो, इसमें कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ? आपने बता दिया चेंज इन द नंबर। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती किससे और पता है? बर्थ और डेथ से। माइग्रेशन से भी ग्रोथ होती है क्या? हाँ, अगर माइग्रेशन इंटरनेशनल हो रहा है तो, जैसे हमारे देश से अगर लोग जा रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में। ठीक है, आ रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव हो जाएगी, जा रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन कभी कभी माइग्रेशन से ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ पॉपुलेशन चेंज होती है कि लोग शहर छोड़ के गांव चले गए, गांव छोड़ के शहर चले गए। ठीक है, वो अभी पॉपुलेशन चेंज वाली स्लाइड पे पॉपुलेशन चेंज को और अच्छे से समझेंगे, माइग्रेशन वाले एस्पेक्ट को। बाकी आपको पॉपुलेशन ग्रोथ समझ में आया, बर्थ रेट और डेथ रेट और माइग्रेशन, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है। प्राइमरली बर्थ और डेथ इन्फ्लुएंस करती है, बर्थ डेथ और माइग्रेशन और बताऊंगा अभी एक बार। ठीक है, अब ये समझो कि ये जो चेंज इन नंबर्स होता है ना, इसको 2 तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या क्या है 2 तरह के? एब्सोल्यूट नंबर में और परसेंटेज में। एब्सोल्यूट नंबर क्या होते हैं? एब्सोल्यूट नंबर मतलब जो मैंने आपको बताया कि नंबर्स में कि पहले 100 लोग थे, 4 लोग ऐड हो गए तो क्या हो गया? ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट नंबर में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ पता करना है तो सिंपल है क्या कि सपोज दी पॉपुलेशन वाज 1000 एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे 1000 थी, एंड देयर इज द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन थ्रू या फिर वाया बर्थ ऑफ 10। ठीक है, एंड 2 पीपल डाइड, तो 10 में से 2 चले गए, कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये 8 जो है तो पॉपुलेशन में ऐड हो जाएगा तो 1008 हो जाएगा। 1008 जो है, ठीक है, श्री 1008, ये हमारा पॉपुलेशन का क्या हो जाएगा? साइज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एक तो पॉपुलेशन को आप कैसे देखते हो ग्रोथ को, एक पॉपुलेशन ग्रोथ को आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखते हो, और दूसरा आप देखते हो परसेंटेज चेंज में। परसेंटेज चेंज में कैसे देखते हैं? जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 की पॉपुलेशन थी, 100 लोगों का क्या हुआ? जन्म हुआ, 50 लोगों की मृत्यु हुई है, 100 में 50 गए, बचा 50। तो आप क्या देखने को मिल रहा है यार? फिर आ गया मैथ, आई गेस 5% होगा ये, है ना? तो हाँ, आई गेस 5% होगा। तो जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 50 लोग ऐड हो गए ना इसमें, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई? 1050, यानी कि पहले 1000 थे, अब 1050 हो गए। तो 5% का पॉपुलेशन में क्या देखने को मिला? आपको इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको आप एब्सोल्यूट नंबर्स में भी देख सकते हो और परसेंटेज में भी देख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज में भी देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं एक कदम और, पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर और डिटेल में समझा जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ की जगह यहां पॉपुलेशन चेंज आएगा आई गेस। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, द रेट ऑफ पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ इन परसेंटेज ऐसा लिख देते हैं, इन परसेंटेज। एब्सोल्यूट नंबर तो सीधा है, आपको समझ में आ गया कि पहले 1000 थे, 1000 से 1004 हो गए, तो आपने नंबर्स में एब्सोल्यूट नंबर्स में मतलब डेथ, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और उसके बाद में जो एब्सोल्यूट नंबर मिल रहा है वो पॉपुलेशन जितनी थी उसमें ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मिल गया। अब वैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ इन परसेंटेज की बात करें तो द रेट और पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 में 50 लोग ऐड हुए, तो वो क्या है? 5% की ग्रोथ रेट है। ठीक है, अब वो 5% एक साल में अगर बढ़े हैं तो हम क्या कहेंगे कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? 5% है। मतलब सालाना किस रेट से हम क्या कर रहे हैं? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो वो नंबर्स को आप परसेंटेज में टर्न चेंज कर दो, सिंपल मैथ्स। ठीक है, तो द पॉपुलेशन ग्रोथ इन परसेंटेज क्या होता है? तो इट इज द रेट और पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इट स्टडीज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज पर एनम। और इस परसेंटेज से जब आप स्टडी करते हो कि कितने परसेंट से हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। जैसे 2% एनुअल ग्रोथ रेट, 2% क्या होता है सर? लेकिन ये समझना कि जब ये बोला जा रहा है कि हजारों करोड़ पे, ठीक है, 1000 करोड़ की पॉपुलेशन है, उस 1000 करोड़ 2000 करोड़ की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, जैसे अगर आप देख रहे हैं, तो उस पर अगर मान लो कि 1% भी बढ़ रहा है, सिंपल चीज, 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है, तो अगर 1 करोड़ की पॉपुलेशन है उस पर 1% भी बढ़ गया तो सीधे 1 करोड़ 1 लाख हो जाएगी जनसंख्या। ठीक है, तो
एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज में होती है, और एनुअल ग्रोथ रेट ऐसा भी नहीं कि बहुत 10% से बढ़ रहे हैं, 1% 2% होता है, लेकिन 1% 2% पॉपुलेशन भी बढ़ना एड्स अप टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन दी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में और एडिशन हो जाता है. दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. इनफैक्ट आप जिस देखोगे तो एनुअल ग्रोथ रेट डिक्लाइन भी हुआ है. अगर बुक में जो ग्राफ्स दिए गए उनको देखोगे तो जैसे मान लो 2% से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रहा था, तो वो 2% से घट के 1.7 पे भी आया है. तो क्या इससे पॉपुलेशन घटना कम हो गई, मतलब पॉपुलेशन घट गई है क्या, या फिर पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो गई है क्या? तो हम क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना, इन परसेंटेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर हमेशा ऐड ही होते हैं. ये है कि पहले 200 लोग जुड़ रहे थे, तो अब 200 की जगह 170 लोग ही जुड़ रहे हैं, लेकिन लोग जुड़ रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर बढ़ता जाता है, ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो सकता है. समझे ना, सिंपल मैथ्स है थोड़ा सा, ठीक है. तो दी एनुअल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन वही बताया जा रहा है कि परसेंटेज में आप देखते हो उसको एनुअल ग्रोथ रेट बोलोगे, तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर जो है ना वो हमेशा इंक्रीज ही होगा. पहले पॉपुलेशन 2% से ग्रो कर रही थी, अब 1.7 से ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रो तो अभी भी कर रही है, ठीक है. तो सिंस 1981 जैसे देखोगे ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है. 1981 के बाद से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है तो वो पहले 2% से बढ़ रहा था, फिर डिक्लाइन हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर बड़ा ही बड़ा है. क्यों? क्योंकि भले ही 1.8 1.7% से भी इंक्रीज हो रहा है अगर एनुअल ग्रोथ रेट, तो भी नंबर तो बढ़ ही रहे हैं. समझ गए ना? ठीक है, मुस्कुराओ एक बार. आगे बढ़ते हैं. अब पॉइंट ये आ रहा है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है? तो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे ही 3 फैक्टर बताए थे. वो 3 फैक्टर क्या थे? 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आर बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन. बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, वो समझाएंगे. उसके पहले ये शब्द देखो क्या है. नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है ना, इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. अगर माइग्रेशन को 2 मिनट के लिए हटा दे अपन, ठीक है, क्या हो रहा है, माइग्रेशन को 2 मिनट के लिए हटा दिया, तो अगर 100 लोग पैदा हो रहे हैं, 20 लोगों की जान चले गई, ठीक है. मतलब कोई भी ऐसा थोड़ी ना अमृत पी के आया है, जो आया वो जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है. तो 100 लोग पैदा हुए, 20 लोगों की जान चले गई, कितने बचे? 80 बचे. तो ये 80 जो है ये नेचुरल ग्रोथ रेट दर्शाते हैं. अब मैंने माइग्रेशन क्यों छुपाया था वो बता रहा हूं. देखो, अब अगर माइग्रेशन को ले आते हैं तो क्या हो रहा है कि 80 बचे थे, लेकिन ये 80 में से 40 लोग क्या है, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, चलो कनाडा पहुंचाते, तो 40 लोग कनाडा चले गए, तो अब बचे कितने हैं? 40. तो पॉपुलेशन चेंज आप क्या बोलोगे कि 40 लोग ही ऐड हुए पॉपुलेशन चेंज के हिसाब से, क्योंकि 40 तो चले गए ना, तो 40 ही बचे. तो ये लेकिन नेचुरल ग्रोथ रेट नहीं है. नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, या फिर नेचुरल इंक्रीज जो होती है पॉपुलेशन में, उसमें आप माइग्रेशन वाले फैक्टर, जो लोगों का मूवमेंट है, उसको हटा दोगे अगर, तो किसी भी जगह में जितने लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है, और जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन समझाता है. ठीक है, नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसमें माइग्रेशन इंक्लूड नहीं होता है. क्लियर हुआ? माइग्रेशन को भी और डिटेल में अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे हम. फाइन. अब जैसे हम देखें 3 मेन प्रोसेस जो होती है पॉपुलेशन चेंज की, वो क्या होती है? बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन. बर्थ रेट मतलब क्या होता है? बर्थ रेट मतलब इट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर. 1000 लोगों का एक सैंपल साइज लिया जाता है. 1000 लोगों के सैंपल साइज पे कितने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है. तो 1000 लोगों के सैंपल साइज पे कितने लोगों ने जन्म लिया, मतलब 1000 लोगों में अगर जैसे मान लो 100 लोग जन्म ले रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि पॉपुलेशन बर्थ रेट क्या है, ठीक है, बर्थ रेट 100 पर 1000 है, कि हाँ 1000 लोगों पे 100 लोग जन्म ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा है, जो कि समझ में आया. तो बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट. और ये फिनोमेना है कि वर्ल्ड में जितने लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उससे ज्यादा पैदा होते हैं. हर दिन पैदा ज्यादा होते हैं, मृत्यु कम होती है. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर दिन मृत्यु ज्यादा हो. आई एम नॉट फ्रॉम द टीम ऑफ थैनोस कि मैं बोल रहा हूँ दुनिया खत्म करना है. केस ये है कि पॉजिटिव रहता है हमेशा बर्थ रेट. बर्थ रेट मतलब कि नंबर ऑफ पीपल कह सकते हैं टेकिंग बर्थ, वो बर्थ रेट जो रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसीलिए पॉपुलेशन ऐड होते जा रही है. बैलेंस तो तब होगा ना जितने आ रहे हैं उतने जाए, चलो बोलते कि तुम आ गए अब हम जा रहे हैं. ऐसा सिस्टम है कि एक फैमिली में जब एक व्यक्ति आता है दूसरा जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उसकी अपेक्षाकृत उतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, इसी कारण पॉपुलेशन ऐड ऑन होते जाती है. तो ये बर्थ रेट हो गया, ठीक है. इससे पॉपुलेशन क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है. डेथ रेट क्या है? तो इट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्संस इन अ ईयर. 1000 लोगों के सैंपल साइज पे कितने लोगों, जैसे आप 1000 लोग कौन होंगे सर, वो तो एक सैंपल साइज है, लिखने का पढ़ने का तरीका है कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 पीपल हाउ मेनी पीपल आर डाइंग. तो उससे आपको पता चलता है अच्छा कि ऑन एन एवरेज कंट्री में कंट्री का डेथ रेट इतना है कि इतने लोगों की मृत्यु हो रही है. तो आपने वो परसेंटेज में निकाल लिया ना, वैसा, ठीक है. तो इट इज द नंबर ऑफ डेथ
डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ईयर, ठीक है, पर 1000 पर्सन इन ईयर आपको से डेथ रेट पता चल जाती है। फिर आता है तीसरा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? तो इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन मतलब लोगों का आना जाना, ठीक है, जो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं जाते हैं, वो अब ये भी हो सकता है देश छोड़ के भी जा सकते हैं और देश में आ भी सकते हैं, वो माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है, वो माइग्रेशन कहलाता है। तो अब जैसे माइग्रेशन को अगर आप समझोगे ना, माइग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल जो कि देश के अंदर ही लोग घूम रहे हैं, और दूसरा होता है इंटरनेशनल जो कि देश छोड़ के लोग चले गए। अब दोनों माइग्रेशन में समझना कि पॉपुलेशन ग्रोथ को और पॉपुलेशन चेंज को क्या इंफ्लुएंस कर रहा है। अगर माइग्रेशन इंटरनल है तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है, आदमी क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आ गया, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र चले गया, ठीक है, दिल्ली से मध्य प्रदेश आ गया, तो ये इंटरनली गोल गोल रानी कितना कितना पानी घूम रहे हैं, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में कि हाँ शहर से गांव चले गए, ये सारी चीजें, ठीक है, तो उससे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन जो होता है ना, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज, एंड व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल माइग्रेशन तो पीपल आर मूविंग इंटरनेशनली, इंडिया छोड़ के अमेरिका चले गए, इंडिया की पॉपुलेशन चेंज हो गई है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो गई है। कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो गई कि पहले इंडिया में अगर 100 लोग थे, 10 लोग कनाडा चले गए तो 90 ही बचे ना। तो इस तरह से आपको इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन भी पता होना चाहिए, और यही क्वेश्चन बन के आते हैं इस पे, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइग्रेशन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, इंटरनल और इंटरनेशनल समझा दिया आपने, खत्म, दैट्स इट, पूरे नंबर लो, खुश रहो, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम देखें, हमने प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या फिर प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में बर्थ रेट को, डेथ रेट को और माइग्रेशन को समझा, ठीक है, ये तीन मेन प्रोसेस है जिससे पॉपुलेशन चेंज होती है। अब अगर हम देखें कि बर्थ रेट समझ में आ गया, डेथ रेट समझ में आ गया, बर्थ रेट और डेथ रेट से हमें नेचुरल जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो पता चल जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन की नेचुरल ग्रोथ पता चल जाती है। अब अगर हम बात करें माइग्रेशन जो है ना, तो माइग्रेशन के और क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, माइग्रेशन को समझना और ज्यादा जरूरी है कि माइग्रेशन के क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। तो माइग्रेशन यानी मूवमेंट, ठीक है, माइग्रेशन यानी मूवमेंट, तो द इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंजेस द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो मैंने आपको बताया कि माइग्रेशन इंटरनल हो रहा है, इंटरनेशनल हो रहा है। इंटरनेशनल में तो क्या हो रहा है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन बदल जाता है, लेकिन इंटरनल माइग्रेशन में साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं बदलना है। 100 लोग पहले भी देश में थे, आज भी 100 लोग देश में हैं, बस ये पहले इस तरफ थे, अब उस तरफ खिसक गए हैं, ठीक है। तो इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं होता है, बट इन्फ्लुएंस द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें पता लगता है कि पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, समझे। तो उसी कंटेक्स्ट में पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन होता है उसको भी स्टडी करना होगा कि लोग क्यों मूव करते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, कैसे मूव करते हैं, ठीक है, किस तरफ मूव ज्यादा करते हैं। तो जैसे अगर आप यहां देखोगे, माइग्रेशन जो होता है वो मोस्टली रूरल टू अर्बन एरिया होता है, मतलब लोग गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर। अब माइग्रेशन के दो फैक्टर हैं, एक होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश और पुल फैक्टर से इंटरनल माइग्रेशन इन्फ्लुएंस होते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन भी इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन आपको पहले पुश और पुल फैक्टर समझना होगा। पुश क्या होता है? पुश मतलब धक्का देना, है ना। तो अगर मान लो मैं कहीं रह रहा हूं और वहां पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे पुश कर रहे हैं कि उस जगह को छोड़ के जाओ, जैसे उस जगह पे अगर क्राइम बहुत ज्यादा है, उस जगह पे अगर मान लो क्या है कि उस जगह पे स्कूल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे वहां रहने में असुविधा हो रही है, वो नेगेटिव फैक्टर्स मुझे पुश कर रहे हैं कि निकल, ठीक है, उस टाइप से। तो क्या हो रहा है ना कि माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ होता है, और जैसे अगर आप देखेंगे तो यूजुअली पुश और पुल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को। पुश फैक्टर में जैसे पॉवर्टी हो गया एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एक एग्जांपल की बेरोजगारी है, गरीबी है, तो आदमी सोचता है कि गांव से शहर की तरफ चले जाता हूं, शायद काम मिल जाएगा, 2 पैसे कमा लूंगा, ठीक है, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो ऐसे पुश फैक्टर होगा। और पुल फैक्टर मतलब कि शहर क्यों खींचते हैं लोगों को अपनी तरफ, क्योंकि शहर में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट मिल गया, बेटर लिविंग कंडीशंस मिल गई शहर में, इसके लिए लोग शहरों की तरफ चल पड़े, ठीक है, इसी कारण से लोग शहरों की तरफ जाते हैं ना। तो शहर क्या कर रहे हैं, शहर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर पुलिंग द पीपल टुवर्ड्स देम। तो पुल फैक्टर होता है, पुश फैक्टर होता है, और जिसके कारण लोग कहीं से भी कहीं जाते आते हैं, ठीक है। पुश फैक्टर पुल फैक्टर ध्यान रखना है क्या होते हैं, why people move from rural areas to urban areas, so there are push factors in rural areas and there are pull factors in urban areas, got it।
अब आगे अगर बढ़े तो ये जो माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन जो है, तो इट द इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन साइज एज वेल एज ऑन द पॉपुलेशन कंपोजिशन इन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। अब कंट्री का पॉपुलेशन साइज नहीं बदलेगा इंटरनल माइग्रेशन से, लेकिन शहरों का और गांवों का पॉपुलेशन साइज जरूर बदल जाएगा। शहर में जनसंख्या ज्यादा होती जाएगी, शहर ओवर क्राउडेड होते जाएंगे, गांव जो है तो वहां डेंसिटी कम होते चली जाएगी। जैसे कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे युवा लोग ही नहीं है, सब बुजुर्ग ही बुजुर्ग है, क्योंकि सारे युवा बाहर निकल गए काम के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि माइग्रेशन का जो इंपैक्ट होता है वो पॉपुलेशन साइज पे भी होता है इंटरनली। अर्बन और रूरल एरियाज के साइज वेरी करते हैं, रूरल एरियाज के साइज छोटे होते हैं, अर्बन एरियाज के पॉपुलेशन साइज बड़े होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कंपोजिशन पे भी कि रूरल एरियाज में पॉपुलेशन कम होती है, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे यहां बताया गया है कि अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। बहुत अच्छा फैक्ट है ये। जैसे यहां पे बताया गया कि कैसे इंटरनली जो माइग्रेशन हो रहा है उससे रूरल एरिया और अर्बन एरिया के कंपोजिशन जो है वो वेरी हो रहे हैं, उनके साइज वेरी हो रहे हैं। तो 1951 में 17.29% पॉपुलेशन जो है ना टोटल पॉपुलेशन की, वो कहां थी? वो 17.29% पॉपुलेशन, सिर्फ 17% पॉपुलेशन शहरों में थी। और 2011 आते आते 31.80% पॉपुलेशन जो है ये शहरों में आ गई है। मतलब कि माइग्रेशन से, और ये शहर, ऐसा नहीं कि शहर में इतने ज्यादा पैदा हो गए, लोग गांव से शहर की तरफ चले गए, तो 31.80% पॉपुलेशन मूव टुवर्ड्स दी सिटीज। तो ये माइग्रेशन आपको समझना होगा। ठीक है, ये माइग्रेशन समझना होगा। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज फ्रॉम 35 to 53 इन जस्ट वन डिकेड, 2001 से 2011 के बीच में। 2001 में जैसे अगर आप देखोगे तो मात्र 35 ऐसी सिटीज थी जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन थी, 10 लाख से ज्यादा। ठीक है, और आज वो 53 हो गया है। ठीक है, 35 से 53 डिजिट्स ने अल्टी पल्टी कर दी। ठीक है, 10 सालों के अंदर अंदर 2001 में मात्र 35 ऐसी सिटी थी जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन थी, और 2011 में अब 53 सिटीज ऐसी है जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन है। 2021 में नंबर और भी बढ़ गया होगा। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशंस, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, मतलब पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, उसका इंपैक्ट क्या होता है साइज एंड कंपोजिशन पे। माइग्रेशन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का सवाल आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं माइग्रेशन को टैकल कर पाओगे। ठीक है, माइग्रेशन को टैकल कर पाओगे। क्लियर हुआ? तो ये पूरा माइग्रेशन हो गया। अब इस चैप्टर में जो आगे के टॉपिक्स थे, जैसे एज कंपोजिशन था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, ये सारे टॉपिक्स पे क्या है, ये सारे टॉपिक्स पे कैची चला दी है किसने? सीबीएसई ने। मैंने कुछ नहीं किया। एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में वो नहीं है। अब अगला टॉपिक जो है वो है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, सीधा एडोलेसेंट पॉपुलेशन वाले टॉपिक पे आते हैं। तो हु आर एडोलेसेंट? यू आर एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब क्या है? जैसे टीनेजर्स प्लस फ्यू मोर ईयर्स। जैसे टीनेज आपका 13 से शुरू होता है ना, 13 से 19 तक टीनेज। तो वैसे अगर आप जैसे देखोगे एडोलेसेंट पॉपुलेशन में क्या होता है कि 13 के पहले से कंसीडर किया जाता है। तो द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19, 10 से 19 साल की जनसंख्या में जो लोग रहते हैं वो एडोलेसेंट कहलाते हैं। ठीक है, 10 से 19 साल की एज ग्रुप के बच्चों को एडोलेसेंट कहा जाएगा। ठीक है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब पूरी कंट्री की 100% पॉपुलेशन है, तो उस 100% में 20% लोग इस एज ग्रुप में है। मतलब ये देश का भविष्य है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर फ्यूचर। सवाल ये आता कैसे आप ये, ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों बोल रहे हो? तो उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये अगर पढ़ लिख लेंगे सही से, कल देश का भविष्य यही बनना है, कल देश यही चलाएंगे। तो इस सेंस में एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है फॉर दी फ्यूचर। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलेसेंट इज हायर देन ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड और अडल्ट। और इसीलिए आपको क्या देखना होगा कि इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग एज में है। ग्रोइंग एज में इसके लिए पता है उनकी नीड्स भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है मोबाइल भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मतलब उनकी बॉडी की भी नीड्स, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही है तो अच्छा खाना, ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड रहती है एक एडोलेसेंट ग्रुप के लिए। ठीक, तो एडोलेसेंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स इज हायर देन ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और अडल्ट। व्हाई? बिकॉज देयर बॉडी इज ग्रोइंग फेज में है। और इसी के चलते क्या, इसी के चलते हमें उसका न्यूट्रिशनल नीड का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रख नहीं पाते हैं। ठीक है, व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व क्या किया गया कि पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंट ग्रोथ। और अगर न्यूट्रिशन
कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, न्यूट्रिशन ले नहीं रहे बच्चे, क्या है, खाना ही नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है, जंक जंक जंक, तो उसके चलते वो पुअर न्यूट्रिशन के चलते दैट कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंट ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं होगी, हाइट छोटी रह जाएगी, ठीक है, दुबले पतले रह जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये समस्याएं एडोलेसेंट ग्रुप में देखने को मिल सकती है, जो कि क्या है, जो कि अलार्मिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री आर एडोलेसेंट पीपल। गॉट इट? अब ये वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो देख के सिर्फ हाँ हाँ सर आंसर लिख देंगे नहीं करना, इसे सीखना भी है। क्या हो रहा है? तो इनएडुकेट न्यूट्रिएंट्स इन इंडियन डाइट, एक मतलब गरीबी में गिला आटा, ये भी हो गया। एक तो क्या है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, जो इंडियन डाइट्स फॉलो की जाती है, इंडियन डाइट्स जो बच्चे ले रहे हैं, अचार रोटी खा ले बेटा, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है ना कि डाइट्स जो है तो दे आर इनएडुकेट इन न्यूट्रिएंट्स। अब वो बच्चा अचार रोटी में क्या अचार की तरह हो गया, एकदम एकदम झुलस गया। तो केस क्या है ना कि जब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी तो देश की ग्रोथ नहीं होगी, सिंपल सा सीधा सा गणित है। तो वो चीज क्या है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम हाईलाइट की गई है, क्या कि ड्यू टू इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर डाइट अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स सफर फ्रॉम अनीमिया। अब ये जो एज ग्रुप है 10 से 19 साल का एज ग्रुप है, इसमें लड़के भी आते हैं लड़की भी आते हैं। तो अब इनकी न्यूट्रिशनल नीड्स ज्यादा है, क्यों है, ठीक है, वो भी बताया मैंने आपको, ठीक है, और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इंडियन डाइट जो है तो वो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और उसके चलते क्या है, आपको ये देखने को भी मिलता है कि इम्प्रॉपर डाइट जब लेते हैं बच्चे तो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि बहुत सारी गर्ल्स जो इस एज ग्रुप में हैं, जैसे अगर आप देखेंगे मिडवे वही 13, 14, 15 साल में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या है, मतलब बॉडी को फिर रिक्वायरमेंट्स और है, आपकी न्यूट्रिएंट्स और चाहिए रहेंगे, लेकिन उस बीच में क्या हो रहा है कि सफिशिएंट डाइट नहीं है, तो ब्लड लॉस भी हो रहा है, और साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो जो रेड ब्लड सेल्स बॉडी बना रही है तो वो उतनी क्वालिटी की नहीं बना पाती, जिस कारण से लड़कियां जो है तो वो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया से वो लेजीनेस फील करेंगी, टायर्ड फील करेंगी, ठीक है। तो अब ये बताओ कि फिर वो देश का भविष्य कैसे बनेगा आगे, समझ में आया? तो दिस इज अ मेजर कंसर्न कि पॉपुलेशन में एडोलेसेंट पॉपुलेशन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। द एडोलेसेंट गर्ल्स हैव टू बी सेंसिटाइज्ड टू द प्रॉब्लम्स दैट दे कन्फ्रंट, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें समझाना होगा कि प्रॉपर डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। छुई मुई की तरह जो लड़कियां नखरे करती कि नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज ऑब्जर्व्ड कि लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया, ठीक है, और अब वो हेल्दी नहीं होंगी तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू बी अ हेल्दी सिटीजंस इन फ्यूचर हु विल लीड द कंट्री। गॉट इट? ठीक है, तो आपको यहां पे ये चीज समझना होगी, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी, तुम्हें देश चलाना है। तो adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर कह सकते हैं देयर वेलबींग, फाइन। तो इसी के लिए ये अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है? हमारे थ्रू मतलब एजुकेशन, ठीक है। अवेयरनेस अमंग देम कैन बी इंप्रूव थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, तो शिक्षित किया जाए उस बारे में, सेंसिटाइज किया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए। गॉट इट? अब वही एडोलेसेंट पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में सोचना होगा, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कदम लिए। तो जैसे एक टॉपिक उड़ा दिया बुक में से, लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें क्या कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो उसमें गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव भी लेती है कि क्या न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जाए, ये इंश्योर किया जाए, जैसे मिड डे मील वगैरह जो है तो बच्चों को खाना स्कूल से दिया जाए, ये सारा सब कुछ, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है ये इसी टॉपिक का जो नई एनसीईआरटी में एक्सटेंडेड टॉपिक इन द सेंस कहेंगे कि टॉपिक्स को काटने के बाद में जो लास्ट बचा रहेगा एक, वो ये बचा रहेगा। पुरानी बुक में बहुत सारे टॉपिक्स थे बाबू, ठीक है, पुरानी बुक में बहुत सारे टॉपिक्स थे, यहाँ पे कट शॉर्ट होते चले गए टॉपिक। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन वाला सेक्शन समझ में आया, एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या है, उनसे जुड़े हुए इश्यूज समझ में आए। अब आते हैं हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पे। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन के अलावा भी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ओवरऑल पॉपुलेशन के वेलबींग के बारे में सोचे। वो कैसे हो सकता है, तो इसकी जरूरत क्या है, कैसे हो सकता है? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की नीड ये है कि एक पॉपुलेशन पॉलिसी होगी तब हम ये प्लान कर पाएंगे क्या कि फैमिलीज को कैसे ग्रो करना चाहिए। प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इंप्रूव, इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर विल इंप्रूव। आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ आपके देश में जनसंख्या सही तरीके से बढ़ रही हो, ऐसा नहीं बस अमीबा की तरह फैलते चले जाएं कि लोग ऐड होते जा रहे हैं। जैसे पहले क्या था, लिटरेसी और एजुकेशन, वही जो हमने यहाँ पे पॉइंट देखा, क्या कि अवेयरनेस इंक्रीज करना पड़ेगी, क्योंकि ये दीज गर्ल्स आर गोइंग टू बिकम द मदर टुमारो, ठीक है। अब इन्हें परिवार चलाना है तो इन्हें ये जानकारी होना चाहिए कि एक अच्छा
परिवार कैसा होना चाहिए। पॉपुलेशन साइज जो है तो वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहले फैमिली साइज बहुत बड़े होते थे, 5 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे, कंपटीशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, आज के समय आप देखेंगे जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना पालना मुश्किल होगा, तो रिसोर्सेस के ऊपर कॉन्स्ट्रेन आएंगे, ठीक है। तो इसके चलते क्या, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत इसलिए ताकि प्लानिंग की जा सके, ठीक है। प्लानिंग क्या की जा सके कि जिससे इंडिविजुअल हेल्थ का और ओवरऑल वेलफेयर हो सके, इंडिविजुअल हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। Therefore, Government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952. आज भी हम इस चीज को पढ़ रहे हैं जबकि शुरू 1952 में ही कर दी थी, ठीक है। 70 साल होने पे आगे लगभग हो गए। इनफैक्ट जैसे अगर आप देखोगे तो 70 साल पहले से इस चीज को भाप लिया था सरकार ने और गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। जैसे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम उसका एक सब पार्ट है और अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग पॉलिसीज, लॉज, प्रोग्राम्स वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जैसे एक कैंपेन चला था जिसमें बच्चे दो ही अच्छे, कैंपेन चला था कि एक फैमिली में ढेर नहीं लगाना है बच्चों का, 2 बच्चे पर्याप्त होते हैं उस तरह से, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम sought to promote responsible and planned parenthood on voluntary basis। अब ऐसा भी नहीं कि जोर जबरदस्ती लोगों के बेडरूम में घुस के तुम बोलोगे बच्चे 2 ही अच्छे, वॉलंटरी बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं जिसके चलते एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड इंश्योर किया जा सके पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी लाई गई 2000 में। सवाल यहां से बन जाता है, व्हाट आर दी प्रोविजंस ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, तो जैसे अगर आप देखेंगे दिस वाज अ पॉलिसी व्हिच प्रोवाइड, ठीक है, व्हिच प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंपार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूलिंग एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज। 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए ताकि बच्चे पैदा हो गए तो उनकी शिक्षा पे भी फोकस किया जाए ताकि वो पॉपुलेशन क्वालिटेटिव पॉपुलेशन बन के निकले, ठीक है। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30% टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। पहले क्या होता था, जैसे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता था ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि टोटल जैसे 1000 लाइव बर्थ हुए अगर एक टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1000 बच्चों में का जन्म हुआ और 1 साल कंप्लीट करने से पहले पहले काफी सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो इसका कारण क्या था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। तो हमें वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना हो ताकि हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसको हम क्या कर सके, उसको उसका सर्वाइवल इंश्योर कर सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो इसको रिड्यूस करना भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव था। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। जैसे पोलियो में क्या होता है, पोलियो की बीमारी लग जाती है तो शरीर विकलांग हो जाता है, ठीक है। बच्चा हुआ स्वस्थ था लेकिन पोलियो की बीमारी लगे तो शरीर विकलांग हो गया। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस जो रहती है, जिनका वैक्सीन लगवा के जिन डिसीजेस से बचा जा सकता है, तो वैसे ही वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस के अगेंस्ट में क्या है, इम्यूनाइजेशन करवाना, कि लोगों को इम्यून करवाना, लोगों को इम्यूनाइजेशन करवाना, उनको टीका लगवाना बच्चों का, ये भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का पार्ट था। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। अब जैसे आप देखेंगे तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन में गर्ल्स आर वेरी वल्नरेबल और वहीं पे आप देखेंगे तो उनके चाइल्ड मैरिज हो जाते थे, ठीक है। तो वो चाइल्ड मैरिज को क्या करना, रोकना, और साथ ही साथ मैरिज को एक प्रॉपर, चाइल्ड मैरिज को रोकने से तात्पर्य कि ऐसा नहीं बस ध्यान लगा के बैठना जैसे 18 साल की होगी शादी कर देंगे, नहीं, डिलेड मैरिजेस को प्रमोट करना ताकि क्या हो सके, वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सके, अपनी हेल्थ को और प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, जान सके, इंप्रूव कर सके, ठीक है। मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, ठीक है। फैमिली वेलफेयर को एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाना, फैमिली वेलफेयर को एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाना मतलब कि सरकार के करने से कुछ नहीं होगा जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए क्या है, कैंपेन्स वगैरह चलाए जाते थे, ठीक है। तो दिस वाज द अमेजिंग चैप्टर। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का पता मैं आपको दे रहा हूं, टीम डीएसआर, यहां से आप पीडीएफ लो, बढ़िया बेहतरीन तरह से पढ़ो, ठीक है। चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, ये प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं जो नई एनसीईआरटी में आपको दिए हैं। तो चैप्टर कंप्लीट, ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।